नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार पर गांधी परिवार का ट्रिपल अटैक, सोनिया ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर उठाए सवाल तो राहुल प्रियंका ने महंगाई पर घेरा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिवाली के मौके पर राकेश टिकैत ने बदली प्रोफाइल पिक्चर और किसानों से की ये खास अपील। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले चिदम्बरम, इन नतीजों ने बता दिया कि 2022 में हवा किस तरफ बहेगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सरकार पर गांधी परिवार का ट्रिपल अटैक, सोनिया ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर उठाए सवाल तो राहुल प्रियंका ने महंगाई पर घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नीति पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक लेख के जरिए कोविड-19 से निपटने के लिए मोदी सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और कहा कि अगर पीएम मोदी के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लग सकते हैं तो फिर रोज क्यों नहीं लग सकते हैं। एक अखबार में छपे लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए सरकार की तैयारी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों, असहाय परिवारजनों का दर्द सरकार ने नहीं समझा, उसे नहीं भूल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट का मौका क्यों समझती है। सोनिया गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि जब पीएम के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लगे तो फिर इतने टीके रोज क्यों नहीं लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1/3 से भी कम आबादी को टीके के दोनों डोज लगे हैं। सोनिया ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर कहा कि कोई योजना फिलहाल सरकार की नहीं दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर कोरोना मैनेजमेंट को लेकर निशाना साधता रहा है। हालांकि कोरोना महामारी को खत्म करने की दिशा में सरकार का अभियान जो शोर के साथ चल रहा है और लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इधर महंगाई को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है, चुनाव के समय जनता माफ नहीं करेगी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, हालांकि आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा एक -2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, दिवाली है, महंगाई चरम पर है, व्यंग्य की बात नहीं है, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिवाली के मौके पर राकेश टिकैत ने बदली प्रोफाइल पिक्चर और किसानों से की ये खास अपील। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिवाली से पहले एक बार फिर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। इस बार उन्होंने अपनी कोई नई तस्वीर नहीं लगाई है, बल्कि 2 जलते हुए दियों की तस्वीर लगाई है। इस नई प्रोफाइल पिक्चर में हिंदी और इंग्लिश में ये लिखा भी हुआ है कि 2 दिए किसानों के लिए। इस तस्वीर को बदलने के साथ ही उन्होंने किसानों से ये अपील भी है कि इस बार दिवाली पर वो 2 दिए उन किसानों की याद में भी जलाएं जो अब तक चले आ रहे आंदोलन के दौरान किसी न किसी वजह से शहीद हो गए। इस मौके पर हम ऐसे किसान साथियों को दिए जलाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। किसान आईटी सेल की ओर से भी अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट किया गया है कि फसल के घर आने पर पितरों और कुदरत की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए रोशनी की जाती रही है। गिरड़ी हेड़ो दिवाली कहते थे पुरखे, 750 से ज्यादा किसानों की कुर्बानी पे हम खुशी नहीं मना सकते। हाँ, एक दिया उन शहीदों के लिए लगा सकते हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान बीते 11 माह से धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी है, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो किसी की अन्य वजह से मौत हो गई। इन्हीं धरना स्थलों पर निहंगों ने एक किसान की दर्दनाक हत्या भी कर दी। इस पूरे 11 माह के धरना प्रदर्शन के दौरान राकेश टिकैत अब तक 4 बार अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदल चुके हैं। एक बार उन्होंने सामान्य सी दिखने वाली अपनी तस्वीर लगाई थी, उसके बाद एक बार अपनी हरी टोपी उतार दी, फिर एक बार राजस्थानी टोपी में अपनी तस्वीर बदली। अब उन्होंने अपनी तस्वीर की जगह पर दिए जलाने की तस्वीर लगा दी है। इस नई तस्वीर में हैशटैग के साथ हिंदी और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि 2 दिए किसानों के लिए जलाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले चिदम्बरम, इन नतीजों ने बता दिया कि 2022 में हवा किस तरफ बहेगी। जी हाँ दोस्तों, देश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। इन परिणामों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में ही जीत दर्ज की है। इन परिणामों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि 2022 में यूपी और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर इन राज्यों की जनता ने अपने मूड के बारे में बता दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि इस रिजल्ट से ये पता चल गया है कि 2022 में हवा किस तरफ बहेगी।
उपचुनाव के नतीजों पर पी चिदम्बरम ने कहा है, 30 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनावों के परिणामों का एक विचारोत्तेजक विश्लेषण दिया गया है। बीजेपी ने 7 सीटें जीती और उसके घोषित सहयोगियों ने 8 सीटें जीती। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। पी चिदम्बरम ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से पेश होने वाली चुनौती को लेकर एक अन्य ट्वीट में कहा है, गैर बीजेपी पार्टियों ने 7 सीटें जीती, जिनमें से केवल 1 सीट बीजेपी के एक क्रिप्टो सहयोगी वाईएसआर कांग्रेस ने जीती। अन्य 6 सीटों पर भाजपा के विरोध में पार्टियों ने जीत हासिल की। सम्मान आज भी है। 2022 में हवा किस तरफ बहेगी? चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को दिवाली से पहले लगा बड़ा झटका। उपचुनाव में जीत पाई सिर्फ 7 सीटें, हिमाचल में जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले आए 13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में भाजपा को करारा झटका झेलना पड़ा है। एक तरफ हिमाचल में उसे एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट खोनी पड़ी है, तो वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करके करारा झटका दिया है। कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन महज 8 सीटों पर ही जीत हासिल करती दिख रही है। एक तरफ भाजपा को हिमाचल में करारा झटका देते हुए कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, वहीं राजस्थान में भी उसने भाजपा का गढ़ कही जाने वाली धरियावाद सीट पर अपना परचम लहराया है। इसके अलावा वल्लभनगर सीट से भी जीत हासिल की है, जो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश की कुल 3 सीटों में से भाजपा को सभी पर हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अपनी जीती हुई कोटखाई की सीट भी उसने कांग्रेस के हाथों गंवा दी है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को जीत मिली। रोहित ठाकुर को 29,447 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा 23,344 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे शून्य, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीलम सराय को महज 2,584 वोट मिले और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जीती हुई सीट पर जमानत जब्त कराना भाजपा के लिए बड़ी किरकिरी है और इससे आने वाले दिनों में प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जींद में दुष्यंत चौटाला का भारी विरोध। जेजेपी दफ्तर के पास किसानों पर हल्का बल प्रयोग। डिप्टी सीएम ने एक्स-एमएलए छात्र के घर किया लंच। जी हां दोस्तों, हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को जींद में किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में किसानों ने जींद शहर में स्थित जेजेपी दफ्तर को घेर लिया। पुलिस के साथ किसानों की काफी नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने किसानों के विरोध के बावजूद एक्स-एमएलए सिंह छात्र के घर पहुंचकर लंच भी किया। दरअसल 3 नए खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान हरियाणा में नेताओं का विरोध कर रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन शुरू होने के बाद पहली बार जींद की धरती पर पहुंचने से पहले ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध शुरू हो गया। किसानों ने जींद में जेजेपी दफ्तर को घेरने के साथ ही पूर्व विधायक छात्र की कोठी को भी 1 घंटे के भीतर ही घेर लिया। जींद में अबन एस्टेट स्थित जेजेपी दफ्तर के बाहर बुधवार दोपहर 12 बजे से ही पूरे जिले से किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और जेजेपी दफ्तर के आसपास बैरिकेड्स लगाने के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी के जवान तैनात किया गया। डीएसपी जितेंद्र सिंह और डीएसपी धर्मवीर खरब के अलावा जींद के एएसपी नीतीश अग्रवाल खुद किसानों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन किसान विरोध से पीछे नहीं हटे। किसानों ने पुलिस को 2 टूक कहा कि वो हर कीमत पर दुष्यंत चौटाला का विरोध करेंगे और उन्हें यहाँ नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन दोपहर के समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केवल जींद शहर में पहुंचे, बल्कि पूर्व विधायक भाग सिंह छात्र के घर भी पहुंचे। यहाँ दुष्यंत ने लंच भी किया। इस बीच किसानों ने दुष्यंत चौटाला का भारी विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। भारी विरोध के चलते एक बार तो माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। किसान जेजेपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए। रास्ते में आते समय जींद चंडीगढ़ मार्ग पर कंडेला गांव में ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को काले झंडे भी दिखाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को रद्द करवाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य। बाकी जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने व एमएसपी की गारंटी देने वाला नया कानून बनाने की मांग को लेकर शुरू किया धरना बुधवार को 399वें दिन भी जारी रहा। वीरवार को किसान धरने को 400 दिन पूरे हो जाएंगे। नेताओं ने कहा कि आंदोलन के दिनों की गिनती अब उनके लिए महज आंकड़ा बनकर रह गई है। उनका लक्ष्य कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन मायने नहीं रखते। वक्ताओं ने बताया कि 6 नवंबर को धरना स्थल पर लोक कवि संत राम उदासी जी की बरसी मनाई जाएगी। बलवंत सिंह, उजागर सिंह, मेला सिंह, बलजीत सिंह, गुरचरण सिंह, प्रेमपाल कौर, हरचरण सिंह, शिदर सिंह ने उपचुनाव के घोषित परिणाम संबंधी कहा कि हिमाचल व हरियाणा में सत्ता होने के बावजूद भी भाजपा उपचुनाव हार गई। बंगाल में तो भाजपा के सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। इन परिणामों से साफ है कि किसान आंदोलन से भाजपा की सियासी पकड़ कमजोर होने लगी है। ये असर 5 राज्यों के आगामी चुनावों में और भी अधिक स्पष्ट नजर आएगा। अंत सरकार को खेती कानून रद्द ही करने पड़ेंगे।
अजमेर सिंह अकलिया ने इनकलाबी गीत व राजविंदर सिंह मल्ली के कविशी जत्थे ने कविशी गायन कर पंडाल में जोश भरा। किसान नेता गुरचरण सिंह सुरजीतपुरा ने इनकलाबी गीत पेश किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव में जीत से गदगद हुए सचिन पायलट, बोले विपक्ष में रहने लायक नहीं बची बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजस्थान सहित देश भर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह जीत बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, कृषि कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय बाद एक बड़े अंतराल से हार रही है। बीजेपी अपनी जमानत जब्त कराने के साथ ही विपक्ष में रहने के लायक नहीं बची है। उन्होंने कहा कि भाजपा से लोग परेशान हो चुके हैं और उनकी कार्यप्रणाली से लोग लगातार नाराज हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार हर राज्य में मजबूती से उभर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस की अंतर करें और कांग्रेस सरकार की मजबूती की वजह से जीत मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और कार्यकर्ताओं को उनका उचित स्थान मिलेगा। अजय माकन जी ने इस मामले में जल्द ही फैसले लेने के लिए आश्वस्त किया है। साथियों ने कहा कि 2 साल बाद राजस्थान में चुनाव है और इस बार एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की मिथ्या खत्म होगी और राजस्थान में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। इसके लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है। इसमें सभी दलों का सहयोग भी लिया जाएगा। सचिन पायलट मारवाड़ दौरे पर निकल रही थी। इसी बीच अजमेर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जयपुर बाईपास पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। साल 2020 में किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने की आत्महत्या। पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, सरकार की खराब नीतियों को बताया जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि व्यवसाय हो या किसान, सभी भारत सरकार की खराब नीतियों के शिकार हैं। अर्थव्यवस्था की मरम्मत करें और जीवन बचाएं। राहुल ने ट्विटर पर कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। इसके तहत साल 2016 में 8,573 व्यापारियों ने सुसाइड की थी। साल 2017 में 7,778, साल 2018 में 7,990, साल 2019 में 9,052, साल 2020 में 11,716 व्यापारियों ने सुसाइड की। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,379 लोगों ने साल 2016 में सुसाइड की। साल 2017 में ये आंकड़ा 10,655, साल 2018 में 10,349, साल 2019 में 10,281 और साल 2020 में 10,677 पहुंच गया। राहुल ने महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा, दिवाली है लेकिन महंगाई चरम पर है। ये व्यंग्य की बात नहीं है। काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा एक -2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा। जनता माफ नहीं करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 300 दिन में 305 रुपए बढ़े रसोई गैस के दाम। प्रियंका गांधी ने जताई नाराजगी। चुनाव के समय 1-2 रुपए घटाकर बीजेपी जनता के पास जाएगी तो करारा जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार का घेराव किया है। 2020 के मुकाबले इस दिवाली रसोई गैस, पेट्रोल, सीएनजी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल रसोई गैस के दामों में तो सोमवार को ही 266 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू इस्तेमाल की गैस सिलेंडर में पिछले 351 दिन में 305 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा एक -2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा। जनता माफ नहीं करेगी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि काश इस सरकार के पास जनता के लिए संवेदनशील दिल होता। उन्होंने ट्वीट किया था कि दीपावली है, महंगाई चरम पर है। यह व्यंग्य की बात नहीं है। काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। राहुल गांधी और कांग्रेस पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाया नया फॉर्मूला। यूपी उत्तराखंड में करेगी टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। इन चुनाव में जीत की राह देख रही कांग्रेस ने नया फॉर्मूला अपनाने की योजना बनाई है।
अब पार्टी इन चुनावों में दलित, महिला और ओबीसी मतदाताओं पर ध्यान देगी। यह रणनीति 2 हफ्ते पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में बनाई गई। इसमें दलित नेताओं ने भी हिस्सा लिया था, जिनमें पूर्व सांसद उदित राज भी शामिल थे। राहुल गांधी की ओर से बुलाई गई इस बैठक का एजेंडा यह जानना था कि 2024 लोकसभा चुनावों को दलित वोटर किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि चूंकि पार्टी बीजेपी को अमीरों की मददगार पार्टी के रूप में प्रदर्शित करती है, ऐसे में कांग्रेस अब पिछड़े समूह के दल के रूप में काम करेगी। कांग्रेस का यह फॉर्मूला 2004 पर आधारित है। तब कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। इसके तहत पार्टी गरीबों और पिछड़ा वर्गों के मुद्दों की बात कर रही थी। वहीं बीजेपी के एनडीए का नारा था, इंडिया शाइनिंग। राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं का मानना है कि पार्टी का यह पुराना अभियान फिर काम आएगा। बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि वे कांग्रेस का हाथ पिछड़ों के साथ नारे को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही कांग्रेस का आशा है कि वो दलित और ओबीसी मतदाताओं के जरिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक लाभ पा सकती है। यह भी माना जा रहा है कि जिन राज्यों में भी संभव होगा, कांग्रेस वहां दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी, जैसा कि उसने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को बनाकर किया है। इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी को भी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती दे रही है। वहीं कांग्रेस उत्तराखंड चुनाव में जीत की संभावना देख रही है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी वहां भी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। इसमें यशपाल आर्या का नाम संभावित हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कई राज्यों में बीजेपी की हार पर संयुक्त किसान मोर्चा ने घेरा, कहा आगे भी होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में हुए उपचुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में तो पार्टी को एक भी सीट पर विजय नहीं मिली। वहीं इस हार पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए इसे किसान आंदोलन की सफलता बताया है। साथ ही बीजेपी को ये चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपनी नीतियां जनता के हिसाब से नहीं बनाती है तो आगे भी ऐसे नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में खासतौर पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जहां किसान आंदोलन ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, वहां बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। राजस्थान में बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट भी पार्टी नहीं बचा पाई। किसान मोर्चा ने बीजेपी की सीटों पर मिली हार के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी घेरा है। मोर्चा की तरफ से कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि बातचीत ही किसी भी आंदोलन और किसानों के संघर्ष का हल है, मगर यह बीजेपी के पाखंड को दिखाता है जो प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को राजी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बातचीत का अंतिम दौर 22 जनवरी 2021 को समाप्त हुआ था। इसके बाद सरकार ने बातचीत को फिर से शुरू करने से मना कर दिया है। इस बीच खट्टर समेत कई बीजेपी नेताओं ने किसानों के खिलाफ बयानबाजी भी की और हर तरीके से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव के नतीजों पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, यूपी चुनाव को लेकर भी किया जोरदार हमला। जी हाँ दोस्तों, देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहे उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। इस उपचुनाव में कई जगहों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। उपचुनावों में आ रहे नतीजों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने उपचुनावों के इस नतीजों को ऐतिहासिक पराजय करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा, बीजेपी उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में भी हारेगी। उपचुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनावों के आज आए परिणामों में जिस प्रकार भाजपा हारी और पीछे रह गई है, उसने साबित कर दिया है कि ऊपर के 2022 के चुनाव में भी भाजपा बुरी तरह हारेगी। भाजपा ऐतिहासिक पराजय की ओर बढ़ रही है। यही नारा आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश का उपचुनावों में आए परिणामों के बाद यह पहला रिएक्शन था। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने उपचुनाव के परिणामों को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर कहा है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी हार का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव इन दिनों समाजवादी विजय रथ यात्रा पर हैं। उनके निशाने पर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस ही हैं। रविवार को हरदोई में जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को एक जैसा बताया। अखिलेश ने कहा कि ईडी और सीबीआई जांच कराने की आदत कांग्रेस की रही और उसी रास्ते पर भाजपा भी चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में भाजपा साफ, उपचुनाव में चारों सीट कांग्रेस के खाते में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। हालांकि ये नतीजे बीजेपी के लिए ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं रहे। बंगाल में टीएमसी से दोबारा हार मिलने के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को सारी सीटें गंवानी पड़ी हैं।
यह हार पार्टी के लिए इसलिए भी निराशाजनक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा का गृह राज्य है और यहाँ बीजेपी की ही सरकार भी है। इसके बावजूद पार्टी को मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को हराया। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के अपने प्रतिद्वंद्वी कुशाल ठाकुर को 8,766 वोटों के अंतर से हराया है। हालांकि यह सीट बीजेपी के लिए ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर इसी क्षेत्र से आते हैं। उनका चुनावी क्षेत्र सिराज भी मंडी जिले के अंदर ही आता है।